नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। नर्मदा जी को बहू खुशबू के आने से पहले क्या क्या नहीं सहना पड़ा। जीना किसे कहते हैं शायद वह भूल चुकी थी और जिंदगी बिताने की रस्म भर अदा कर रही थी। यूं तो विधवा के लिए समाज के बनाए नियमों को उन्होंने सहज अंगीकार कर लिया था। इच्छाओं का दमन करने में थोड़ी तकलीफ तो होती थी पर दुख नहीं। नियम और परंपरा के अनुसार नाम पर नर्मदा जी का परिवार वालों का शिकंजा कसा हुआ था। हालांकि वह चाहती तो अपने बच्चों के साथ एक छोटा सा घर किराए पर लेकर अलग रह सकती थी, पर एक कम उम्र की विधवा को 2 बच्चों के साथ अकेले रहने पर क्या क्या परेशानियां हो सकती थी इसका अंदाजा उन्हें अच्छी तरह से था। इसीलिए समाज में खुले घूमने वाले भूखे भेड़िए से खुद को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने ससुराल वालों के ताने सुनना ज़्यादा बेहतर और आसान समझा था। देखते ही देखते पढ़ाई समाप्त कर उनका बेटा निखिल एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त हो गया। अब ससुराल वालों की नज़रों में नर्मदा जी की कुछ इज्जत बन गई थी। तभी उनकी ननद अपने पति और ससुराल वालों से झगड़कर मायके रहने आ धमकी। ननद अपने साथ बहुत सारे जेवरात लेकर आई थी और शायद चंद्रहार के साथ सोने की तगड़ी भी जेठानी को देने का लालच उन्होंने दिया। इसलिए दोनों की आपस में खूब बनती थी और नंद का मायके में डटे रहना नर्मदा जी के लिए परेशानी का सबब था। निखिल की नौकरी लगने के बाद घर में पहला धमाका तब हुआ जब उसने अपनी बिरादरी से अलग पंजाबी लड़की से विवाह करने का ऐलान किया। विवाह भी हो गया। प्रथा के अनुसार खुशबू पूरे परिवार के लिए कपड़ों के साथ कुछ न कुछ तोहफे भी लाई थी। खूबसूरत साड़ियों ने जेठानी और नंद की नाराजगी को बहुत हद तक कम कर दिया। वह एसपी की बेटी थी। सबसे मिलने के बाद खुशबू की नज़रें कुछ ढूंढने लगी। नर्मदा जी यह सब अंदर कमरे में बैठी पर्दे की ओर से देख रही थी। चांद सी सुंदर बहू को देखकर नर्मदा मुग्ध थी, परंतु उसे सब लोगों के बीच जाकर अपने ही बेटे की बहू को आशीर्वाद देने की इजाज़त नहीं थी। क्या करती, एक विधवा के लिए शुभ काम में शामिल होना वर्जित तो जो था, पर अपनी ममता को वह मार ना सकी। इसीलिए दूल्हा दुल्हन के रूप में बेटे बहू को देखने की इच्छा मन में लिए पर्दे के पीछे छिपकर खड़ी हो गई। तभी खुशबू के प्रसन्न ने घर वालों को चौंका दिया। निखिल, माँ कहाँ है? क्या वह हमें आशीर्वाद नहीं देगी? फिर वह कुछ ऊंची आवाज में बोली, माँ कहाँ हो तुम? सब ने मुझे आशीर्वाद दिया, सिर्फ तुमने नहीं दिया। किसी कारण से मुझसे नाराज हो तो मैं वचन देती हूँ कि तुम्हारी सारी नाराजगी दूर कर दूंगी। सभी सकते में आ गए, क्योंकि एक तो उन्हें नई बहू के रूप में खुशबू का अपनी सास को तुम कहकर संबोधित करना नागवार गुजरा। दूसरे, इस तरह के व्यवहार से खुशबू का दबंग स्वभाव उजागर हो चुका था, जो शायद सबके हित में नहीं था। लेकिन नर्मदा जी तो यह संबोधन सुनकर निहाल हुई जा रही थी। बात यह नहीं थी कि उन्होंने माँ का संबोधन पहली बार सुना था। बहू खुशबू से ऐसे संबोधन की उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। वह सोचा करती थी कि मेरी बहू भी और बहुओं की तरह मुझे मम्मी जी पुकारा करेगी। शायद इसीलिए एक पराई जाई कन्या का सिर्फ माँ कहना और आपकी जगह तुम कहकर संबोधित करना एक अनजाने सुख से उन्हें सरोबार कर रहा था। फिर भी अंधविश्वास के मक्कड़ जाल को तोड़कर उस नववधु को आशीर्वाद देने के साथ आलिंगन में भर कर लेने का साहस न जुटा पाई। तभी नंद की बातों ने ध्यान भंग किया। बेटी, तुम तो जानती ही हो कि मेरे भैया इस दुनिया में नहीं, सो इस समय भाभी यहाँ आकर तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकती। बुआ सास की बातें सुनकर बेटी ने हठी बच्चे की तरह अपना फैसला सुनाया था। फिर ठीक है, मैं भी तब तक अन्न का एक दाना अपने मुंह में नहीं डालूंगी जब तक यहाँ आकर माँ मुझे आशीर्वाद नहीं दे देती। सभी बहू को समझा कर थक गए, पर 2 घंटे तक वह अपनी बात पर डटी रही। वह गजब की हठी निकली। इस बात के लिए सब मन ही मन खुशबू को कोस रहे थे कि वह एसपी की बेटी थी। ऐसी बीते भर की लड़की
कि क्या मजाल जो वह नर्मदा जी की जेठानी और ननद जैसी वीरांगनाओं के सामने डटी रही, परंतु खुशबू ने अपना हठ नहीं छोड़ा। मजबूर होकर नर्मदा जी की ननद खुद चलकर कमरे में आई और नर्मदा जी से बोली, उसे आशीर्वाद दे दो, जब उसे ही अपनी चिंता नहीं तो फिर भाड़ में जाए। नर्मदा दुविधा की स्थिति में थी, न चाहते हुए खुशबू के सामने जा खड़ी हुई। जब बहू ने सिंगद मुस्कान के साथ नर्मदा के पैरों को हाथ लगाकर अपनी आंखों से लगाया तो वे खुद पर काबू न रख सकी और उसे अपने कदमों से उठाकर सीने से लगा लिया। उन दोनों की पलकें भीग उठी। कैसी अजीब सी तृष्णा थी। बहू को हृदय से लगाने पर तृप्त होती चली गई। खुशबू तो बिना माँ की बड़ी हुई थी, सो उसके पास इतना भावुक होने की वजह थी, पर नर्मदा का मन क्यों भर आया वह आज तक ना समझ सकी। विवाह की अगली सुबह 5:30 बजे ही सास के कमरे में दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने खुशबू नाइटी पहने खड़ी थी। क्या बात है बेटी, तू इस समय इतनी सुबह यहाँ? नर्मदा जी कुछ घबरा सी उठी। जवाब में खुशबू ने आंखें खोलकर भरपूर नज़रों से अपनी सास को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, माँ, मैं चाहती हूँ कि आपका स्नेहमयी और ममतामयी चेहरा देखकर ही मैं ससुराल में अपने दिन की शुरुआत करूँ। उसकी बातें सुनकर नर्मदा को अजीब सी अनुभूति हुई, क्योंकि अब तक अपने लिए वह यही सुनती आई थी कि सुबह सुबह विधवा का मुंह देख लिया बड़ा अपशगुन हो गया। अब से रोज खुशबू का दिन सास का चेहरा देखकर शुरू होने लगा। निखिल की शादी के करीब महीने भर बाद उसके एक अंतरंग मित्र राजेश की शादी की पहली वर्षगांठ थी। इस मौके पर पूरे परिवार को न्योता दिया था। राजेश के घर जाने के लिए उस दिन सभी लोग बन सवर कर तैयार हो गए थे। नर्मदा जी ने भी झटपट एक सफ़ेद सूती साड़ी पहन ली और तैयार हो गई। महेश जी के गुजरने के बाद से घर हो या बाहर यही उनका पहनावा था। सब घर से निकलने ही वाले थे कि खुशबू अपनी सास को देखकर चौंक गई। यह क्या माँ, तुम पार्टी में इस तरह चलोगी? जवाब में जेठानी ने कटास किया, अरे तो क्या एक विधवा 16 श्रृंगार करके जाएगी? तू नहीं जानती बहू, हमारे में एक विधवा को इसी रूप में रहना पड़ता है। खुशबू ने विनम्र किंतु दृढ़ स्वर में कहा, आप सही कह रही हैं बड़ी माँ, विधवा औरत का श्रृंगार करना कुछ जचता नहीं, पर श्रृंगार के बगैर फंक्शन में शालीन तरीके से तैयार होकर हल्के रंगों का परिधान तो पहना ही जा सकता है। आप लोग बस 5 मिनट ठहरिए, हम अभी आते हैं। और वह अपनी सास का हाथ पकड़कर उन्हें खींचती हुई कमरे में ले गई। कमरे में आकर नर्मदा ने खुशबू को फिर समझाया, बेटी मैं ऐसे कपड़े ही पहनती हूँ और अब तो मुझे इसकी आदत पड़ गई। हमेशा की तरह खुशबू ने हर तर्कहीन बात का खंडन किया। वह नहीं मानी और उसने अपनी सास को ऐसे तैयार किया जैसे एक माँ अपनी बच्ची को तैयार करती। तैयार करने के बाद जब उसने नर्मदा को अलमारी में लगे आदमकद आईने के सामने खड़ा किया तो वह खुद को देखकर ठगी सी रह गई। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उनकी उम्र 42 से ऊपर हो चुकी। बैठक में घुसते ही परिवार वालों की नज़रें उनसे चिपक सी गई। उनमें से कुछ नज़रों में उनके लिए प्रशंसा और आदर के भाव थे, तो कहीं ईर्ष्या और उल्हाना भी शामिल था। परंतु नर्मदा जी की छवि को अशोभनीय कहने लायक कोई बहाना खुशबू ने नहीं छोड़ा था, इसीलिए चाहते हुए भी कोई कटास ना कर पाया। हल्की बसंती रंग की साड़ी के साथ मेल खाता ब्लाउज, हाथों, गले और कानों में सोने के हल्के आभूषण, माथे पर बसंती रंग की छोटी सी बिंदी के साथ ढंग से बांधे गए ढीले जूड़े ने उनके पूरे व्यक्तित्व को ही बदल डाला था। होश संभालने के बाद से पहली बार उनके बच्चों ने अपनी माँ को इस रूप में देखा था। निशा तो खुशी से रो ही पड़ी थी। उस दिन पार्टी में शायद ही कोई परिचित बचा हो जिसने नर्मदा जी की नई वेशभूषा की भूरी भूरी प्रशंसा ना की हो। तारीफ करने पर उन सभी को नर्मदा ने यही कहा, इसका श्रेय सिर्फ खुशबू को जाता है। उस दिन उन्होंने अपने खोए हुए औरतपन को फिर से महसूस किया और जिंदगी को नई नज़रों से देखना शुरू किया। आज एक सास का दिल बहू को लाख लाख दुआएं दे रहा था। सास पर लगे अनगिनत प्रतिबंधों और नियम कानून का आखिर दौर उनकी अपनी बेटी निशा की शादी में ख़त्म हुआ। शादी से एक दिन पहले निशा जोर जोर से रोए जा रही थी। पहले तो सब ने यह समझा कि मायके से बिछुड़ने का गम उसे सता रहा है, पर बात कुछ और थी।
खुशबू के बहुत पूछने पर निशा ने बताया कि उसे इस बात का दुख है कि माँ चाहते हुए भी उसकी शादी नहीं देख पाई। पिता तो नहीं थे, माँ भी शादी के मंडप में मौजूद नहीं होगी। जब खुशबू ने घर में ऐलान किया कि निशा की शादी के मंडप में माँ भी बैठेगी तो घर में मौजूद स्त्रियां भड़क उठी कि विधवा की मौजूदगी में शुभ काम में अमंगल होगा। नरेंद्र ने कहा, बहू, तुम्हारी हर उल्टी सीधी बात में अब तक मानती रही हूँ, पर इस बार तुम चुप ही रहो तो अच्छा है, क्योंकि तुम्हें इस घर के रीति रिवाजों का पता नहीं। अपनी मर्यादा में रहा करो और मुझे अपने एसपी पापा के ओहदे की दोष मत दिखाओ। हद हो गई, बस यह चिंगारी काफ़ी थी। निशा को बैठा छोड़ खुशबू तन कर खड़ी हो गई और जो बोलना शुरू किया तो सभी को काट मार गया। वह बोली, आपने सही कहा बुआ जी, आज तो सच में हद हो गई। यह सही है कि मैं ठीक से आपके रस्मों रिवाजों को नहीं जानती, पर मैं खुद एक औरत हूँ, इसीलिए एक औरत की भावना को अच्छी तरह समझ सकती हूँ। छोटा मुंह बड़ी बात कह रही हूँ, इसीलिए माफ़ कीजिएगा। मैं ये कहे बिना नहीं रह सकती कि जो नियम और कायदे कानून माँ पर लागू होते हैं वे सब आप पर भी लागू होते हैं। ज़्यादा बेहतर होता माँ विधवा होने का जो कष्ट भोगती आ रही है उसमें उनकी कहीं कोई गलती नहीं है, क्योंकि यह कुदरत का नियम है कि जो जन्मा है उसे मरना ही। पर आप तो जीते जी फूफा जी और अपने बच्चों को छोड़ आई। आप ना तो अच्छी माँ साबित हुई और ना ही एक अच्छी पत्नी। फिर भी आपके लिए संसार की हर सुख सुविधा, साज श्रृंगार, खान पान और आमोद प्रमोद वर्जित नहीं। क्यों? सिर्फ इसीलिए कि आपकी मांग में सुहागन होने का लाइसेंस चमक रहा है। सभी जड़ होकर खुशबू के तर्क को सुन रहे थे। यद्यपि एक बहू सास के हितों के लिए सबको चुनौती दे रही थी, फिर भी नर्मदा ने उसे चुप होने के लिए कहा। खुशबू बेटी बस कर, तू भी। इशारे से सास को खामोश करते हुए खुशबू बोली, माँ बस, आज आप मुझे कहने से मत रोको। आज के बाद मैं इनसे कुछ नहीं कहूँगी। बड़ी माँ और बड़े पापा, आप लोगों ने भी बुआ जी को सही रास्ता ना दिखाकर उल्टे उन्हीं का पक्ष लिया। दुख तो इस बात का है कि हम यह समझ ही नहीं पाते कि पति के गुजरने के बाद तो वैसे भी औरत जीते जी मर जाती है। जो थोड़ा बहुत सुख उसे मिल सकता है उससे भी हम धर्म और परंपरा के नाम पर यह कहकर उससे वंचित कर देते हैं कि यह सब विधवाओं के लिए नहीं। फिर बुआ सास की ओर देखती हुई बोली, बुआ जी, मैंने अपनी मर्यादा और हदों को कभी पार नहीं किया और न ही कभी करूंगी, परंतु इसका उल्लंघन भी अपनी ससुराल को छोड़कर आप ही ने किया है। मेरे लिए यह खुशी की बात हो सकती है कि मेरे पापा एक नामी एसपी, पर न तो इस वजह से मैंने किसी पर रौब गांठा, और अगर मेरी कई बातें आप लोगों को गलत लगी हो तो मैं हाथ जोड़कर आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ। सहसा तालियों की आवाज़ से घर गूंज उठा। नर्मदा जी ने देखा कि उनके होने वाले समधी जी सबके बीच खड़े हुए थे। उन्होंने आगे बढ़कर खुशबू के सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटी तुम धन्य हो। मुझे गर्व है कि ऐसे परिवार से हमारा रिश्ता जुड़ गया है जहाँ इतने अच्छे विचारों वाली लड़की रहती है। मैंने सब सुन लिया है और यह मेरा वादा है कि आज से तुम्हारी सास इस घर में होने वाले हर मांगलिक कार्य में सबसे पहले भाग लेगी और यथा योग्य आशीर्वाद भी देगी। इस तरह उस दिन के बाद से नर्मदा जी विधवा तो थी, पर वैधव्य के कष्ट से उन्हें मुक्ति मिल गई। बुआ सास पर खुशबू की बातों का ऐसा असर हुआ कि अगले दिन ही पहली गाड़ी से अपनी ससुराल रवाना हो गई। तो दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएगा। इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और क्या सीख मिली आपको इस कहानी से, तो यह भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। आशा करता हूँ आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगे, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो दोस्तों, कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।